A very good afternoon to all the participants. On behalf of the DTRTI Lucknow, we are beginning with the study of accountancy as is relevant to the income tax department. And today we are beginning with the theoretical framework, chapter 1. And for these studies, we'll be relying upon the documents that have been prepared by the Indian Chartered Accountants Institute, because they are the standard documents for teaching this subject. तो आज शुरू कर रहे हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, यानी क्या क्या अकाउंटिंग से हो सकता है. तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग है उसमें वित्तीय इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग की प्रोसीजर से जनरेट किया जाता है और वित्तीय इंफॉर्मेशन को उसके बाद यूज़ किया जाता है. तो जब वित्तीय इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है तो उसमें उसके ये एस्पेक्ट्स हैं, मुख्यतः 6 एस्पेक्ट्स हैं उसके, कि उसको पहले तो रिकॉर्ड किया जाएगा वित्तीय इंफॉर्मेशन को, उसके बाद उसको वर्गीकृत किया जाएगा. तो जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जैसे हम कैश बुक में एंट्री करते हैं, सबसे पहली एंट्री जो किसी भी ट्रांजैक्शन की होती है वो कैश बुक में होती है. और उसके बाद जो दूसरे जगह पर भी एंट्री होती है खातों में, रिकॉर्डिंग के बाद उसको इंफॉर्मेशन को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि अलग अलग अकाउंट्स में बांटा जाता है और उसके बाद उसको समराइज किया जाता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में. जब ये काम हो जाता है रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग और समराइज करने का, उसके बाद P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाती है. उसके बाद जो काम होता है वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, उससे और अर्थ निकालना, इंटरप्रेटिंग, और उसको सही तरीके से कम्युनिकेट करना. कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन कई अलग अलग लेवल पे होता है. अब इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की यह है कि जो अकाउंटिंग की शुरुआत होती है वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की रिकॉर्डिंग से होती है. तो रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को. जो ट्रांजैक्शन है वो है बिजनेस का लेन देन या किसी काम को करना या कोई एग्रीमेंट करना. ये जो है ये ट्रांजैक्शंस है. बिजनेस का लेन देन भी एक ट्रांजैक्शन है, लेना देना. कोई भी कृत्य को करना वो एक ट्रांजैक्शन है, और एग्रीमेंट करना भी एक ट्रांजैक्शन है. और जो इवेंट है वो ट्रांजैक्शन के बाद आता है, यानी ट्रांजैक्शन होने की वजह से इवेंट आता है. जब कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है 2 लाख रुपए स्टेशनरी बिजनेस में, उसके बाद वो कुछ गुड्स परचेज करता है. मान लीजिए कि 1,15,000 के गुड्स उसने इस 2 लाख रुपए में से खरीदे और फिर 1,47,000 की सेल कर देता है वो. उसके बाद अपने दुकान का रेंट देता है 5,000 रुपये का, और तब भी उसके पास ये पाता है कि 15,000 का सामान अभी भी बचा हुआ है, बिना बिका हुआ. तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति है ये आर्थिक एक्टिविटी कर रहा है. ये व्यक्ति क्या कर रहा है? एक आर्थिक एक्टिविटी कर रहा है. ये जो ये काम कर रहा है उसको आर्थिक एक्टिविटी कहा जाएगा. और वो कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है और कुछ इवेंट्स उसके समक्ष आ रहे हैं. तो ये सब ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स करके वो कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा
और वो ये देख रहा है कि उसने जब अगर लिखा कि 1,47,000 की सेल हुई, 15,000 का मेरे पास सामान बचा हुआ है, तो कुल मिला के उसके सेल से जो प्राप्तियां हैं वो 1,47,000 की हैं, प्लस सामान भी उसके पास है 15,000 का। तो कुल उसके पास जो अभी है वैल्यू माल की या पैसे की, वो 1,62,000 है। और 1,62,000 के अगेंस्ट उसने जो खर्चे किए हैं वो 1,15,000 के किए हैं, जो जब गुड्स परचेज किए थे, और जो शॉप का रेंट उसने पे किया था, ये कुल मिला के 1,20,000 का उसने पेमेंट किया। तो ये सब करने के बाद जो उसके पास सरप्लस बचा, वो 42,000 रुपीज़ का उसके पास सरप्लस बच गया, यानी उसका जो प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से जब आंकड़े लिखता है तो पाता है कि वो अपना सरप्लस निकाल पा रहा है, और उसको लगता है कि मुझे खाते प्रॉपर ढंग से लिखने चाहिए। इसी तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी 500 लाख रुपए का ग्रांट अगर देती है एडल्ट एजुकेशन के लिए, और उसमें से 250 लाख रुपए का खर्चा लिटरेसी किट पे कर देती है, और 200 लाख रुपए ट्यूटर्स को देती है पढ़ाने के लिए, और उसके पास बच जाते हैं 50 लाख रुपए, तो ये भी ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट्स हैं। तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें लेन देन होता है, इवेंट होते हैं जो कि घटना होती है। जैसे सरप्लस का होना एक इवेंट है, और गुड्स का परचेज करना एक ट्रांजैक्शन है। इसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो शुरू में दी गई थी 1961 में, ये दी गई थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा। और उन्होंने कहा कि जो अकाउंटिंग है वो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है जो कि रिकॉर्ड करने का आर्ट है, वर्गीकृत करने का आर्ट है, और समराइज करने का आर्ट है। और ये काम एक महत्वपूर्ण ढंग से किए जाते हैं और पैसे के टर्म्स में किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइज करने का कार्य जो है ये मनी के टर्म्स में किया जाता है, कि कितने रुपए की रिकॉर्डिंग हो रही है, कितने रुपए का क्लासिफिकेशन हो रहा है, कितने रुपए का समराइजिंग हो रही है। यानी मनी टर्म्स में जो भी एंट्रीज की जाती हैं बुक्स में, वो मनी टर्म्स में की जाती हैं, रुपए में की जाती हैं। और इसी तरह से जो ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स हैं, उनका कुछ ना कुछ वित्तीय चरित्र जरूर होना चाहिए, तभी उन ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स को उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर वित्तीय चरित्र नहीं होगा तो फिर उसको रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं है। और उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का काम भी अकाउंटिंग में आता है। ये बात हुई, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे थोड़ी सोच में और भी सोच और विस्तृत हुई, और 70 में जाके 1970 में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का, उन्होंने जो फंक्शंस थी उनको लिस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो फंक्शंस है अकाउंटिंग के, वो ये है कि हमें सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो कि वित्तीय नेचर की होती है। क्वांटिटेटिव नेचर मतलब रुपए या मूल्य। और ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक एंटिटीज़ के बारे में देनी होती है, और उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत होती है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। उन्होंने कहा कि जो फंक्शन है अकाउंटिंग, वो ये है कि हमको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको क्वांटिटी में चाहिए, वैल्यू में चाहिए इन्फॉर्मेशन। जो वित्तीय नेचर की इन्फॉर्मेशन है हमें वैल्यू में चाहिए और इकोनॉमिक एंटिटीज़ की चाहिए, और उससे हम इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें उन इकोनॉमिक एंटिटीज़ के बारे में कि उनको आगे क्या करना चाहिए, कैसे अपने प्रॉफिट बढ़ाने चाहिए। ये पर्पज़ होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए अकाउंटिंग का। और इसको करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं, अकाउंटिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और उसके बाद उन्होंने और भी जोड़ा कि इसमें एनालाइजिंग भी है, और इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। और इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन का काम है, जो रिजल्ट्स आए उनको जो भी पर्सन्स इंटरेस्टेड हैं या जिनका कोई मतलब है उससे, उनको कम्युनिकेट करना, जिससे जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिजल्ट को यूज़ किया जा सके। केवल रिजल्ट लाने की बात नहीं है, उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी होना चाहिए।
ये कहने के बाद फाइनली हम इस बात पे आते हैं कि जो प्रोसीजर है अकाउंटिंग का, उसमें दो तरह की मुख्य बातें हो रही हैं। एक तरफ तो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, और ये जनरेट करने का काम जो है ये रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करके होता है, जनरेट करने का काम। और उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। तो पहले देखते हैं कि जो जनरेट करने का काम है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, वित्तीय इंफॉर्मेशन को, वो कैसे हो रहा है। जैसे रिकॉर्डिंग है। अब रिकॉर्डिंग एक बेसिक फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन जो है रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शंस की। जितने भी ट्रांजैक्शंस जो वित्तीय नेचर के होते हैं उनका कोई ना कोई कागज होता है। जैसे कोई सेल बिल होगा, या कोई पासबुक होगी, या कोई सैलरी स्लिप होगी। तो इन कागजों के आधार पे इनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ये जो रिकॉर्डिंग है ये जर्नल में की जाती है। रिकॉर्डिंग जो की जाती है ये जर्नल में की जाती है। और ये जो बुक है जर्नल, इसको कई सब्सिडियरी बुक्स में बांटा जा सकता है, जैसा भी बिजनेस का नेचर है या साइज है उसके हिसाब से। और ये जर्नल कैसे प्रिपेयर होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहली जो एंट्री की जाती है वो जर्नल में की जाती है। इसके बाद का काम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ है उसको पहले से तो विश्लेषण करना, सिस्टमैटिक एनालिसिस करना उसका। और पर्पस ये है कि उन ट्रांजैक्शंस को हम ग्रुप बना देंगे या एंट्रीज के ग्रुप बना देंगे, और एक तरह की एंट्रीज को एक जगह पे रख देंगे, जिससे कि जो इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट तरीके से और यूजेबल तरीके से ले आया जाए। इस काम के लिए, यानी क्लासिफाई करने के काम के लिए जो बुक इस्तेमाल होती है उसका नाम है लेजर। उसको लेजर बुलाते हैं। तो लेजर में क्लासिफिकेशन हो रहा है। ये जो बुक है इसमें कई पेजेस होते हैं, और अलग अलग पेजों में अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, जिन अकाउंट्स में सारे वित्तीय ट्रांजैक्शंस जो एक तरह के होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक अकाउंट हेड हो सकता है सैलरी का, एक हो सकता है रेंट का, एक हो सकता है प्रिंटिंग का। एक जैसे जो अकाउंटिंग के हेड हैं वो एक साथ ले आए जाते हैं। प्रिंटिंग का एक हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, ऐसे एडवर्टीजमेंट के हो सकते हैं। ये सब खर्चे हैं जो कि इन अकाउंट्स में जाएंगे। ऑल एक्सपेंसेस अंडर दीज हेड्स, इन हेड्स में जितने भी खर्चे हैं जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद, पहला काम तो जर्नल में है रिकॉर्ड करना, उसके बाद उनको अलग अलग हेड में लेजर के क्लासीफाई कर दिया जाता है। अगर आप टैली का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर का, तो जर्नल से अपने आप ही वो लेजर बना लेता है। इस काम को करने का काम जो है, क्लासिफिकेशन का काम, सॉफ्टवेयर से भी हो जाता है। दिस विल हेल्प, और इससे पता क्या लगेगा कि कुल खर्चा कितना था अलग अलग हेड्स में, यानी रेंट का खर्चा कितना किया गया, सैलरी का खर्चा कितना किया गया है, प्रिंटिंग पे खर्चा कितना किया गया है। और तीसरा इसके बाद का जो काम है वो है समराइज करना। और समराइज करने से मतलब ये है कि जो डेटा क्लासिफाई हो गया था उसको प्रॉपर ढंग से समराइज वे में प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। और इस तरह से प्रस्तुत करना कि जिससे जो भी यूजर्स हैं उसके, चाहे वो आंतरिक यूजर हो चाहे बाहर के यूजर हो, चाहे वो कंपनी के अंदर के हों या बाहर के हों, वो सब यूजर्स उसका इस्तेमाल कर सकें। केवल आंतरिक यूजर्स ही नहीं, बाहर के यूजर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से उस डेटा को प्रेजेंट करना। और ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये तीन चीज बनती है: ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और चौथा चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चार चीजें ये समराइजिंग के काम में बनती हैं। समराइज होने के बाद एनालिसिस का काम आता है। द टर्म एनालिसिस का मतलब है कि मेथड से हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को,
जो भी फिगर्स, जो भी आंकड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं, वो किसी की मदद नहीं कर सकते जब तक कि उनको सिंपल रूप में ना लिखा जाए। जैसे कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स के आइटम हैं उनको एक जगह कर दिया जाता है, जबकि जो सारे आइटम्स हैं जो करंट एसेट्स वाले हैं उनको एक अलग जगह कर दिया जाता है। तो एनालिसिस का मतलब है कि हमें रिलेशनशिप बनानी है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स हैं और जो बैलेंस शीट में आइटम्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बनानी है, और इस रिलेशनशिप से आधार बनता है इंटरप्रिटेशन का। तो एनालिसिस में मेथड के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है और रिलेशनशिप बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच। उसके बाद इंटरप्रिटेशन का काम आता है। इंटरप्रिटेशन में ये फाइनल फंक्शन है और जो भी रिलेशनशिप बनी है एनालिसिस के दौर में उसको एक्सप्लेन करने का काम, उस रिलेशनशिप को और उससे मीनिंग ग्रहण करने का काम, जो भी रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है एक ऐसे तरीके से जो कि एंड यूज़र को मदद करेगा कि उसमें से कोई काम की बात निकाल ले, मीनिंगफुल जजमेंट ले ले कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उसके बिजनेस की। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ना केवल को क्या हुआ था लेकिन क्यों हुआ था वो, और आगे क्या होने वाला है, इन सब बातों को एक्सप्लेन करने लायक होना चाहिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। और उसके बाद जब ये इंटरप्रिटेशन का काम हो जाता है तो फिर ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का, जो समराइज्ड, एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन है वो एंड यूज़र तक पहुंचाई जाती है, जिससे वो उसमें कारण की शक्ति लगा के डिसीजन ले सके, रैशनल डिसीजन ले सके। और ये किया जाता है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को बना के और डिस्ट्रीब्यूट करके, और जिसमें शामिल हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा बैलेंस शीट और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रेशियोज के रूप में, ग्राफ्स के रूप में, डायग्राम्स के रूप में, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के रूप में। और ये कैसे किया था इसको भी आगे देखा जाएगा। ये तो हो गया कि कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने की बात आती है। तो अकाउंट्स के कुछ यूजर्स होते हैं। पहले तो ये सोचा जाता था कि अकाउंटिंग केवल प्रोप्राइटर के लिए है या बिजनेस के ओनर के लिए है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में रिश्ते बदले हैं उससे थिंकिंग बदली है, और अब ये माना जाता है कि ओनर के अलावा या बिजनेस के मैनेजमेंट के अलावा भी अकाउंट को इस्तेमाल करने वाले हो सकते हैं लोग, जैसे इन्वेस्टर हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उनको जो लोन दे रहे हैं लेंडर्स, उनको जो सप्लाई कर रहे हैं सप्लायर्स, कस्टमर्स, उनके सरकार भी हो सकती है, और भी दूसरी एजेंसी हो सकती हैं जो कि अकाउंट को यूज़ करेंगे, और सारी पब्लिक भी हो सकती है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जहाँ पे सूचना को प्रेजेंट किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट के यूजर्स को। अकाउंटिंग का जो डेटा है वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर वो आर्थिक जो मुख्य बात है, सब्सटेंस है, उस पर ध्यान दे, टेक्निकल बात पे कम ध्यान दे के और आर्थिक बात बताए। वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी या मीनिंगलेस हो जाएगी जब तक कि वो रेलेवेंट या मटेरियल नहीं होगी यूज़र के डिसीजन मेकिंग। अगर यूज़र को डिसीजन नहीं ले सकता उसको यूज़ करके तो फिर वो इन्फॉर्मेशन बेकार है। इन्फॉर्मेशन को रेलेवेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, और उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, और यूज़र्स को
ना केवल फाइनेंशियल रिजल्ट्स को समझ में आना चाहिए जो दिखाए गए हैं, बल्कि वो कितने रिलायबल रिजल्ट हैं उसको भी असेस कर सकें वो, और कंपेयर भी कर सकें दूसरे खातों से। तो जो मैनेजमेंट है, जो कि इंटरनल यूजर कहे जाते हैं, वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल तरीके से, जिससे वो मूल्यवान डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के बारे में। तो इसलिए उनको जो इन्फॉर्मेशन सर्व की जाती है उसका जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा कि जो इन्फॉर्मेशन बाहर के यूजर्स को दी जाती है उसके मुकाबले में। छोटे छोटे डिटेल्स भी जो असर कर सकते हैं इंटरनल वर्किंग पे बिजनेस के, वो भी मैनेजमेंट रिपोर्ट में दिए जाते हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रस्तुत किया जाता है केवल एक्सटर्नल यूजर्स को। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स को, उसमें मुख्य इंफॉर्मेशन होती है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में, जिनको लॉजिकल तरीके से समराइज किया जाता है। तो अब क्या है कि अकाउंटिंग अब एक सोशल साइंस भी बन गई है। इसको समझने की ज़रूरत है कि अकाउंटिंग किस प्रकार से एक सोशल साइंस भी बन गई है। पहले स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग होती थी। वो स्टूवर्ड्स होते थे जो कि जिनको काम दिया जाता था जो स्टूवर्ड्स होते थे वो प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट का काम उनको दिया जाता था, और जो स्टूवर्ड्स थे उस प्रॉपर्टी को मैनेज करके अकाउंट देते थे। जो अमीर लोग हैं उनको, अमीर लोग स्टूवर्ड्स को वो काम देते थे कि प्रॉपर्टी मैनेज करो, और वो लोग अकाउंट बना के देते थे। तो पहले जो चलती थी वो थी स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग। ये 12वीं सदी के से शुरू हुई थी। जो डबल एंट्री का सिस्टम था क्रेडिट और डेबिट का, ये 12वीं सदी से शुरू होता था। दूसरा फेज आया। दूसरे फेज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइडिया आया, जिसमें कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जिसमें कि जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वो कंपनी को मिल के ओन करते हैं, और ओनरशिप से मैनेजमेंट को फर्क किया जाता है। देयर इज अ डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर किए जाते हैं, और इन्वेस्टर्स के भी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डिस्क्लोजर किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी मुख्यतः प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इस प्रकार से लॉ बनी कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से प्रॉफिट आ रहा है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। इसको एक लीगल स्टेटस भी मिल गया था, क्योंकि रिलेशनशिप चेंज हो रहे थे बिटवीन ओनर्स, इकोनॉमिक एंटिटी एंड द मैनेजर्स। और जैसे जैसे सोसाइटी का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, तो जो रिलेशनशिप है एंटरप्राइज की और इन्वेस्टर्स की, ये काफ़ी बदलती गई। जो आगे आने वाले इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स और बिजनेस कॉन्टैक्ट ग्रुप जानना चाहते थे बिजनेस के बारे में, इसके पहले कि उसके शेयर में डील करें, वो इसके पहले कि ट्रांजैक्शंस करें कोई भी उस कंपनी से, तो वो उसके बारे में जानना चाहते थे। तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमर्ज करके आई एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में, जिससे कि यूजफुल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको मेजर और कम्युनिकेट किया जाए, जिससे कि जजमेंट लिए जा सकें, डिसीजन लिए जा सकें काफ़ी सारे यूजर्स के द्वारा। ये तो हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद। उसके बाद थर्ड फेज आया। थर्ड फेज में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई, यानी जो इंटरनल यूजर हैं वो किस तरह से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करके। सेकेंड स्टेज में तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, जिसमें कि बाहर के यूजर्स भी उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेज में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेगा अपने आंकड़ों को देख के। और आखिरी में आ गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि समाज को कैसे हम बेनिफिट पहुंचाएंगे, समाज की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी कंपनी की वजह से
समाज की क्या कॉस्ट आ रही है, ये समाज की को क्या बेनिफिट मिल रहा है। इस प्रकार से ये एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब आते हैं कि अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं क्या, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए कि अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जो पहला उद्देश्य है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन ए सिस्टमैटिक मैनर, जिसको कहते हैं बुक कीपिंग, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। और बाद में ये जो रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शंस हैं इनको फिर क्लासिफाई किया जाता है और बाद में समराइज किया जाता है, जिससे कि फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा सकें और फिर एनालिसिस किया जा सके या इंटरप्रिटेशन का काम किया जा सके। अगला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो ये है कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हुई ट्रांजैक्शंस की, उससे हम रिजल्ट निकालें, रिजल्ट पता लगाएं, एसरटेनमेंट यानी पता लगाना। अकाउंटेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है ये जानने के लिए कि बिजनेस ऑपरेशन के रिजल्ट्स क्या थे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा था तो ये कहा जाता है कि बिजनेस जो है प्रॉफिटेबली चल रहा था, लेकिन अगर खर्चे ज़्यादा थे प्राप्तियों से तो ये कहा जाएगा कि वो बिजनेस लॉस में चल रहा था। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारी मदद करता है, मैनेजमेंट की मदद करता है और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की मदद करता है कि वो रैशनल डिसीजंस लें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बिजनेस रिम्यूनरेटिव नहीं है या प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट कर सकता है आंकड़ों को देख के कोई भी सुधार के स्टेप्स लेने के लिए। ये तो हुआ कि रिजल्ट्स पता लगाना, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। उसके बाद यह है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जो बिजनेसमैन है वो ना केवल इसमें उसकी दिलचस्पी होती है कि रिजल्ट जाने प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, बल्कि वो उसको ये भी बेचैनी होती है कि वो जाने कि क्या वो कोई राशि वो कर रहा है दूसरे आउटसाइडर्स को, क्या उसको कुछ देना लेना है, और दूसरा वो ये भी जानना चाहता है उसके पास एसेट्स कौन से हैं किसी डेट में। और ये जानने के लिए वो एक फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट बनाता है जिसको लोकप्रियता से बैलेंस शीट बोला जाता है। और बैलेंस शीट जो है वो एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटमेंट है बिजनेस की एक पर्टिकुलर टाइम पे, और इससे मदद मिलती है पता लगाने में कि वित्तीय हेल्थ कैसी है बिजनेस की। तो ये यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वित्तीय हेल्थ कैसी। इसके बाद अगला जो उद्देश्य है वो है यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सके। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जा रहा है। अकाउंटिंग एक भाषा है जिस भाषा से बिजनेस जो है कम्युनिकेशन करता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स का। तो अकाउंटिंग को एक तरह से भाषा के रूप में भी देखा जाता है कि जो बिजनेस है कैसे कम्युनिकेट करेगा अपने वित्तीय रिजल्ट्स को अलग अलग स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा। अकाउंटिंग का लक्ष्य ये है कि ये जो सूचना की ज़रूरत है उसको पूरा करे, डिसीजन मेकर्स के को जो सूचना चाहिए उनको वो सूचना दे और उनको रैशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। और जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है अकाउंटिंग का, वो है कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके अपने सॉल्वेंसी पोजीशन जानना कि मतलब हम सॉल्वेंट हैं कि नहीं है, हम दिवालिया तो नहीं हो गए। मैनेजमेंट न केवल ये रिवील करता है कि क्या वो ओन कर रहा है और क्या एंटरप्राइज ओन कर रहा है, बल्कि वो इस बारे में भी सूचना देता है कि उस कंसर्न की क्या काबिलियत है अपनी लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, क्या जो लायबिलिटीज़ हैं उनको मीट कर सकते हैं वो इन द शॉर्ट रन, यानी उनकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। ऐसा तो नहीं बड़े बड़े एसेट बेचने पड़ेंगे तभी लायबिलिटी मीट होगी, और लॉन्ग रन में भी उनकी जो पोजीशन है, एबिलिटी है मीट करने की, तो लॉन्ग रन की जो एबिलिटी है उसको सॉल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं, और जो शॉर्ट रन की पोजीशन जो एबिलिटी है टू मीट द लायबिलिटीज
उसको लिक्विडिटी पोजीशन बोलते हैं। तो दोनों लिक्विडिटी पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने का उद्देश्य रहता है। तो ये हमने अभी देखे ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं अकाउंटिंग की फंक्शंस क्या होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद मुख्य फंक्शंस अकाउंटिंग की हैं। सबसे पहले मेजर करना, नापना, किसी चीज़ की वैल्यू क्या है, बिजनेस एंटिटी जो भी है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था और उसकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसको मेजर करना। उसके बाद फोरकास्ट करना कि फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी एक फंक्शन है अकाउंटिंग की, और इसीलिए आजकल मैनेजमेंट्स में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूट करते हैं बिजनेस कंपनीज, क्योंकि वित्तीय आंकड़ों से डिसीजन मेकिंग भी की जाती है। और उसके बाद अकाउंटिंग से हम कंपैरिजन और इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमने परफॉर्मेंस कितनी अच्छी की थी जो टारगेट के मुकाबले में, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और हमारी जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जाता है, जो कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं प्रेडिक्ट करने में, कंपेयर करने में और इवैल्यूएट करने में कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे हैं। उसके बाद जो अगला फंक्शन है अकाउंटिंग वो कंट्रोल करना, सिस्टम की क्या वीकनेसेस हैं और ये पता लगाते हैं, और उसके बाद फीडबैक देते हैं कि कौन से मेजर्स इफेक्टिव रहेंगे ऐसी वीकनेसेस को चेक करने के लिए। और एफ में ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो रेगुलेशन और जो टैक्सेशन है, अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है नेसेसरी इंफॉर्मेशन सरकार को, जिससे वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके एंटिटी पे और टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शन पर भी कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके। तो सरकार को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब आते हैं बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मतलब फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने से है, और बुक कीपिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो एंड प्रोडक्ट कैसा चाहिए उसके हिसाब से उसके प्रोसीजर्स होते हैं। एंड प्रोडक्ट का मतलब है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इंक्लूडिंग शेड्यूल्स एंड नोट्स जो कि अकाउंट्स का पार्ट हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजल्ट देता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक पीरियड के लिए, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक पर्टिकुलर डेट में उस पीरियड के एंड पे। तो बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का क्लासिफिकेशन वगैरह भी होता है। हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बस आपको मुख्य बातें उसके डिस्टिंक्शन की बता देते हैं कि जहां बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग में समराइज किए जाते हैं रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग बेस है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक कीपिंग में नहीं आते, वो अकाउंटिंग में आते हैं। मैनेजरियल डिसीजंस भी अकाउंटिंग में आती हैं। बुक कीपिंग का फील्ड नहीं है, कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो शुरुआत होती है बुक कीपिंग से, बाद में अकाउंटिंग आती है, ये आप कह सकते हैं। जैसे बुक कीपिंग अंदर है, अकाउंटिंग उसके बाहर का ये दायरा है, और अकाउंटेंसी जो है वो सबसे बाहर का दायरा है। तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो सकती है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो सकती है, अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकती है, अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो ये अलग अलग किस टाइप की अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और उनको कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स को, और इससे किसी कंपनी की हेल्थ पता चलती। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल रिपोर्टिंग की होती है कि मैनेजमेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए,
मैनेजमेंट को बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और जैसे मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अलग अलग ढंग से ग्रुप होके आनी चाहिए उनके पास, और उनके पास रिपोर्टें आनी चाहिए जैसे मैनेजर्स को चाहिए। तो ये रिपोर्टें और इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करना जैसे मैनेजर्स को चाहिए, ये सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि कॉस्ट के लिए प्रोसेस को, अकाउंटिंग का प्रोसेस जो होता है कॉस्ट पता लगाने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं और एक आधार बनाते हैं कि उनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर को, और बाद में पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनते हैं या रिपोर्ट बनती हैं ये पता लगाने के लिए कि कॉस्ट कितनी थी और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फोकस है वो कॉस्ट पे रहता है। इसके बाद आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, उस पर फोकस रहता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाए जाएं जो कि सोशली यूजफुल ना हो, ऐसे बाई प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए जो कि अनडिजायरेबल हैं, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग जो है वो ये कोशिश करती है कि क्या इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए किए गए ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनके फायदे के लिए, उनके अच्छाई के लिए क्या किया जा रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग है। समाज के लिए क्या किया जा रहा है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है। अब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कौन कौन लोग यूज करते हैं, वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, उनको एम्प्लॉयज यूज करते हैं कंपनी के, जो लोन दिए हैं लेंडर वो लोग यूज करते हैं, जो सप्लायर या क्रेडिटर है कंपनी के वो यूज करते हैं, कस्टमर करते हैं, गवर्नमेंट करती है, पब्लिक करते हैं, जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो भी इसको यूज करता है। और इस तरह से अकाउंटिंग का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से भी, इकोनॉमिक्स से भी है, लेकिन हम उनके उस पर नहीं जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे अपने आप ही आपको ये रिलेशंस सामने आते जाएंगे। अकाउंटिंग क्या नहीं कर सकती, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। एक कॉमन मैन ये मान के चलता है कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो करेक्ट इनकम या लॉस दिखाएगा एंटरप्राइज का, और जो बैलेंस शीट है वो परफेक्टली ट्रू और फेयर पिक्चर देगी। लेकिन ये बात पहचानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशन होती है, हर लैंग्वेज की अपनी सीमा होती है। जो प्रॉफिट और लॉस जनरेट होता है, फिगर्स उसके जो जनरेट होते हैं अकाउंटिंग की प्रक्रिया में, उसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसके अंतर्गत अकाउंटिंग काम कर रही है। जिन अजम्पशंस और कन्वेंशंस पे अकाउंटिंग आधारित है वो लिमिटेशंस बन जाते हैं अकाउंटिंग के लिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कभी भी सब्जेक्टिविटी फैक्टर से फ्री नहीं होते। सब्जेक्टिविटी फैक्टर यानी कि हर व्यक्ति जब उस पर काम करेगा तो अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा, हर व्यक्ति अपना एक अलग बना सकता है, उसका व्यक्ति का असर भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, क्योंकि उसमें निजी जजमेंट यूज की जाती है अकाउंटेंट की, जहां तक कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की बात है। और कुछ इंस्टेंसेस दिए जा सकते हैं कि अकाउंटिंग की क्या सीमा है उसके बारे में। कभी कभी जिन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है एंटरप्राइज की वर्थ पता लगाने के लिए वो अकाउंट में होते नहीं, या होते भी हैं तो मनी के टर्म्स में उनको मेजर चूंकि नहीं किया जा सकता इसलिए नहीं डाले जा सकते। जो बैलेंस शीट है वो कुछ फैक्टर्स की वैल्यू नहीं बता सकती, जैसे लॉयल्टी की वैल्यू नहीं बता सकती, या पर्सनल की स्किल कैसी है उसकी वैल्यू नहीं बताई जा सकती, क्योंकि मूल्यांकन सारा पैसे में हो रहा है। तो जो चीज़ पैसे से मेजर नहीं की जा सकती है वो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं कंपनी के बारे में। इसी प्रकार से बैलेंस शीट का डेटा जो है वो भी फ्यूचर डेट में नहीं बनाया जा सकता, आज की तारीख में तो भले ही बनाया जा सके। उसके बाद इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज किया जाता है अकाउंट करते वक्त।
कोई भी कॉस्ट निकालनी है तो उसको इन्फ्लेशन के फिगर से एडजस्ट नहीं करते हैं। कभी कभी अकाउंटिंग पॉलिसी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाती है। कुछ अकाउंटिंग के एस्टिमेट्स डिपेंड करते हैं पर्सनल जजमेंट पे, तो इसलिए वो गलत हो सकते हैं। क्या मेथड यूज़ किया जाएगा इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाउटफुल डेट, जो वैसे ही डाउटफुल है तो वो उसके बिल्कुल सही होने का पता कैसे चलेगा। डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड लगाया जा रहा है, एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू माना जा रहा है या कैपिटल माना जा रहा है, ये सारे पर्सनल जजमेंट भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इस पर इसलिए ये भी एक सीमा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन एसेट्स को कंसिडर करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स पैसे के रूप में, ह्यूमन रिसोर्सेज तो मनी टर्म्स में आप उनका आकलन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये है। और उसके बाद अकाउंटेंट का इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। और अकाउंटेंट कहाँ कहाँ काम, क्या क्या काम करते हैं, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हैं, इंटरनल ऑडिट कराते हैं, टैक्सेशन में भी काम करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के भी काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं, और भी दूसरी सर्विसेज अकाउंटेंट दे सकते हैं, जैसे सेक्रेटेरियल वर्क या शेयर रजिस्ट्रेशन, कंपनी को बनाने का काम, लिक्विडेशन करना, रिसीवर अपॉइंट करना, आर्बिट्रेशन का काम, और भी अकाउंट सर्विसेज होती हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विसेज, आर्बिट्रेशन, जब दो पार्टी मिलके एक जगह तय करना चाहती हैं, डिसीजन लेना चाहती हैं, तो आर्बिट्रेटर यानी बीच के आदमी को अपॉइंट करती हैं। So with that we come to the end of this first chapter, and we go to the second chapter now. And the second chapter is accounting concepts, principles and conventions. Accounting के concepts, अवधारणाएं, और इनको हम लोग स्टडी करते हैं। शुरुआत करते हैं कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, और उसमें उसके बाद अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स किस पे आधारित होने चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस पे आधारित होने चाहिए, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस किस पे आधारित होनी चाहिए। इसको देखने के बाद अब हम शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से। तो पहला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो एक सेपरेट एंटिटी है जो ह्यूमन बीइंग से अलग होती है। ह्यूमन बीइंग अलग है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक अलग चीज है वो। इट इज अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर अलग है और जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो एक अलग एंटिटी है। अकाउंटेंट को बिजनेस को अलग मानना चाहिए उसके ओनर से। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और ओनर के जो अपने ट्रांजैक्शंस हैं उसको उनके पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस के मामलों को अलग करके देखना पर्सनल मामलों से, ये इस बात की शुरुआत हुई थी जब डबल एंट्री की बुक कीपिंग का सिस्टम शुरू हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मदद करता है कि बिजनेस के मामलों को अलग फ्री रखा जाए पर्सनल अफेयर्स के इन्फ्लुएंस से। भी पर्सनल अफेयर्स के इन्फ्लुएंस से इसलिए दूर रखना जरूरी है कि जिससे कि कोई बिजनेस का एक्सपेंडिचर है या कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है किसी भी ओनर का, उसको ठीक से देखा जा सके। ओनर भी अपने पर्सनल खर्चों पे ध्यान दे सके और बिजनेस के खर्चों को उनको अलग करके देख सके। पर्सनल खर्चों को बिजनेस के प्रॉफिट से ना करे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनीज हो, कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी कंपनीज। जो एंटिटी का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है कि एंटरप्राइज जो है वो ओनर की तरफ लायबल है फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी ओनर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंटरप्राइज में। ओनर के पास कुछ पैसा है जो कि वो लगा रहा है एंटरप्राइज में।
और एंटरप्राइज लायबल हो जाता है ओनर की ओर उस कैपिटल के लिए। तभी आपने देखा होगा कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में रखा जाता है बैलेंस शीट में। जो कैपिटल है वो बिजनेस का लायबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, वो देनदारी है बिजनेस की ओनर की ओर। और चूंकि ओनर ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, जो कि एक रिस्क कैपिटल भी है, रिस्क कौन ले रहा है? ओनर ले रहा है। इसलिए उसका क्लेम होता है एंटरप्राइज की प्रॉफिट के ऊपर भी। कल को एंटरप्राइज प्रॉफिट में जाएगी तो ओनर का उस पर क्लेम है, क्योंकि उसने रिस्क लगा के कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट का एक पोर्शन जो ओनर को अपोर्शन कर दिया जाता है और इट इज इमीडिएटली पेएबल बिकम्स करंट लायबिलिटी, और वो करंट लायबिलिटी बन जाती है कॉर्पोरेट एंटिटीज में, क्योंकि वो एक पोर्शन प्रॉफिट का उसको इमीडिएटली अपोर्शन करके देना होता है। जब प्रॉफिट हुआ तो उसका एक पोर्शन ओनर को दे दिया, और जो ये देनदारी पैदा हो रही है वो कैपिटल नहीं रहा, अब वो करंट लायबिलिटी हो गई, क्योंकि अब वो देना है, मतलब तुरंत देना है, करंट में देना है। कैपिटल तो ऐसी चीज है जो करंट में नहीं देनी। तो जो चीज करंटली पेएबल हो जाती है वो करंट लायबिलिटी में के अंतर्गत दिखाई जाएगी, एसेट जो लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की वहां पे। इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया था बिजनेस 7 लाख रुपए से, और इन पैसे से उन्होंने एक मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपए की, और बाकी उनके पास बैलेंस हाथ में था। तो उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस प्रकार से है कि 7 लाख उनके पास कैपिटल है, 5 लाख मशीनरी है, और 2 लाख उन्होंने कैश रखा हुआ है उसमें से। इसका मतलब ये हुआ कि एंटरप्राइज अब 7 लाख रुपए ओन करती है, वो करती है एक्स की ओर कैपिटल के रूप में, क्योंकि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर अब ये एक्स जो है 7 लाख ये कैपिटल साइड में हमने दिखा दिया, ये लायबिलिटी का अकाउंट है, 7 लाख दिखा दिया, उसमें से 5,000 उसने अपने खर्चों के लिए निकाल लिया, तो उसका कैपिटल उस हद तक कम हो जाएगा। अब उसका वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। अगर पैसा निकालना है तो अपने कैपिटल में से निकाल लो और खर्चा कर लो। बिजनेस के खर्चों में वो नहीं जा सकता। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अगर, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन अब इस तरह से बन जाएगी। शुरू में फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे थी, 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख। अब फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे हो गई कि 7 लाख कैपिटल है, 5,000 उसने निकाल लिया, उसके बाद उसने ये 6,95,000 हो गया, 5 लाख मशीनरी, 1,95,000 का उसके पास अब कैश है, क्योंकि 5 लाख का वो कैश उसने निकाल लिया। तो अब कैश जो है वो पहले जो 2 लाख था अब वो 1,95,000 रह गया, क्योंकि 5,000 का कैश निकल गया। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज करने से इस प्रकार से खाता बन जाता है। अगला कॉन्सेप्ट जो है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंपनी को उसके ओनर से अलग करता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट के तहत केवल वो ट्रांजैक्शंस जिनको नापा जा सकता है मनी के टर्म्स में वही रिकॉर्ड होंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मनी वाले ट्रांजैक्शंस हैं वही रिकॉर्ड होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि मनी माध्यम है एक्सचेंज का, और मनी ही स्टैंडर्ड है आर्थिक वैल्यू का। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट ये जरूरी करता है कि वे ट्रांजैक्शंस ही जो कि मनी टर्म्स में जो मेजर किए जा सकें वही रिकॉर्ड होने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और वो ट्रांजैक्शंस भले ही वो उनका असर हो बिजनेस पे, लेकिन मनी टर्म्स में अगर नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं वो, तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं वो ऐसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट जिनका कि मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो निश्चित रूप से वो एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन हम एम्प्लॉयज को एसेट साइड में नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनका जो मेजरमेंट है वो मनी टर्म्स में नहीं संभव है। कोई एम्प्लॉय कितना वैल्यूबल है मनी टर्म्स में उसको वैल्यूएट नहीं कर सकता।
इसलिए उसको एसेट के रूप में नहीं लिखते हैं, इसलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करते। और मनी का जो मेजरिंग यूनिट है वो उस देश की जो करेंसी है उसमें खाते बनाए जाते हैं, तो रूलिंग करेंसी इसको कहते हैं। ये रूलिंग करेंसी इज द कॉमन डिनोमिनेशन फॉर द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। यही डिनोमिनेशन है वैल्यू के लिए। डिनोमिनेशन मतलब जिसमें वो डिनोमिनेट की जाती है, जो वैल्यू लिखी जाती है जिस करेंसी में। जो रूलिंग करेंसी है कंट्री की, वो एक कॉमन डिनोमिनेशन है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू के लिए, यानी रूलिंग करेंसी को यूज किया जाता है। तो ये जो मॉनेटरी यूनिट है, यानी मनी का यूनिट जो है, हालांकि ये बड़ी ऐसी यार्डस्टिक है जो बड़ी इनलास्टिक है और इससे बहुत सी चीज़ें नहीं पता लग सकती, लेकिन फिर भी ये ऐसा टूल है अकाउंटिंग का जो इंडिस्पेंसिबल है, इसको हटाया नहीं जा सकता, इसके बिना काम नहीं चल सकता। और कि जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो कोई भी देख सकता है बहुत सी करेंसीज को उसमें। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो 50 लाख का माल बेचता है अपने देश में, और वो दूसरे देश में 1 लाख यूरो का माल यूनाइटेड स्टेट्स में बेच देता है। अब हम उसकी टोटल सेल क्या कहेंगे? 50 लाख प्लस 1 लाख यूरो। अब ये जो इनको जोड़ा नहीं जा सकता 1 लाख यूरो को 50 लाख में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 यूरो का 71 रुपये लगा दिया तो अब बन गया। तो मनी मेजरमेंट जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से, वो एसेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जब हम कहते हैं कि एक करेंसी में रिकॉर्ड होगा और मनी में ही वैल्यू रिकॉर्ड होगी, उससे डेटा को इंटरप्रेट करने में और मेजर करने में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या है आप समझ सकते हैं कि मनी में हर चीज़ को तौला जा रहा है यहाँ पे। तो मनी एक इनइलास्टिक यार्डस्टिक है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि इसके पीछे एजम्पशन ये है कि परचेजिंग पावर जो पैसे का है वो उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, उसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मनी का ही परचेजिंग पावर को हमको देखना है। बहुत से ऐसे मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं जो रिकॉर्डेड नहीं किए जाते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, केवल इसलिए क्योंकि वो मनी टर्म्स में मेजर नहीं होते हैं। और इसलिए सारे अकाउंटेंट्स ये बात को रिकग्नाइज करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी अपने लिमिटेशंस हैं और असमर्थताएं भी हैं, और फिर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसमें तो कोई चारा नहीं। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे सारे दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स आधारित हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट्स और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, जैसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसको डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, कि अकाउंटिंग का एक पीरियड होता है। जब हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो इसके बाद आएगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंटिटी की इंडेफिनेट लाइफ होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, चलती ही रहती है। और एक बिजनेस एंटिटी जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो भी इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू मेजर द परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय द एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। जैसे एक टेक्सटाइल मिल है, वो 100 साल तक चलती है। भाई गोइंग कंसर्न कह रहा है मिल चलती रहेगी चलती रहेगी, तो फिर प्रॉफिट कितने पीरियड के लिए निकालेंगे? इसके लिए आया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। टेक्सटाइल मिल 100 साल तक चलती है, तो ये डिजायरेबल नहीं है कि उसके परफॉर्मेंस को हम लाइफ के अंत तक के लिए कैलकुलेट करें। इसलिए एक छोटा हम वर्केबल फ्रैक्शन ले लेते हैं टाइम का, उस इन्फिनिट लाइफ साइकिल से, जो कि गोइंग कंसर्न से मिल रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से मिल रहा है। और सामान्यतः 1 साल का जो पीरियड है वो लिया जाता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन को का आकलन करने के लिए। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी 6 months और 9 months और 15 months, लेकिन ये कभी 6 महीने भी हो सकता है, कभी 9 महीने भी हो सकता है, और कभी ये 15 महीने भी हो सकता है।
इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंट्स को हर पीरियड के लिए बनाना चाहिए और एंटिटी की लाइफ के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। आमतौर पे ये जो पीरियड है ये एक कैलेंडर ईयर का होता है और हम नॉर्मली 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च का पीरियड फॉलो करते हैं। इसके बाद है कॉन्सेप्ट अक्रूअल का कॉन्सेप्ट। तो पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट ने देख लिया, जिसमें कि एक पीरियड के लिए बनाया जाता है, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उस पीरियड अलग अलग पीरियड्स में कंपेयर किया जा सकता है और एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट किया जा रहा है प्रॉफिट निकालने के लिए, और जो हर पीरियड के रेवेन्यूज़ को उसके एक्सपेंसेस से मैच करके देखा जा सकता है और उससे करेक्ट रिजल्ट निकाले जा सकते हैं बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अब आते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में जो ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट है, जो अदर दूसरे इवेंट्स का इफेक्ट है, वो मर्केंटाइल बेसिस पे लिया जाता है। यानी जब भी वो घटित होते हैं, ट्रांजैक्शंस या इवेंट जब भी घटित होते हैं, उसके हिसाब से उनको लिया जाता है और कैश या कैश इक्विवेलेंट जब रिसीव होता है या पे होता है उसके हिसाब से नहीं लिया जाता। यानी कैश की इंपॉर्टेंस इसमें कम है और मर्केंटाइल सिस्टम की इंपॉर्टेंस है, और इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उसी हिसाब से कि जब वो घटनाएं घटित हो रही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो तैयार किए जाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, वो यूजर्स को इस बात की सूचना दे रहे हैं कि पहले क्या घटनाएं घटी थी और जिसमें कि पेमेंट या रिसीट ऑफ कैश शामिल है, लेकिन जो बचा हुआ है, जो पेमेंट करना है अभी कैश का फ्यूचर में, और कितने रिसोर्सेज हैं जो कि कैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होना है, क्या दिया जाना है, ये भी रिकॉर्ड होता है। और कैश सिस्टम में तो ये है कि जो प्राप्ति हुई या जो दे दिया वही रिकॉर्ड होगा। तो अक्रूवल के एजम्पशन को समझने के लिए हमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की नॉलेज की ज़रूरत है। रेवेन्यू का मतलब है कि रेवेन्यू मर्केंटाइल बेसिस का मतलब यह है कि जब भी वो घटनाएं घटित होती हैं, यानी जो भी मर्चेंट काम कर रहा है उस काम में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, घटनाओं के घटित होने पे उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मैंने कोई परचेज किया सामान, तो उस परचेज को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा भले ही मुझे पेमेंट ना मिला हो। कैश सिस्टम में क्या है, जब तक मुझे कैश नहीं मिलेगा तब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जब तक मेरा कैश का खर्चा नहीं होगा मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कैश सिस्टम मतलब जब प्राप्ति होती है या दिया जाता है तभी रिकॉर्ड होता है। मर्केंटाइल सिस्टम में जब भी घटना घटती है, जैसे मैंने कोई परचेज किया, जब मैंने कोई सेल किया, जो भी वित्तीय घटना घट रही, जिसका वित्त से मतलब है, जब भी कोई बिजनेस की घटना घट रही है, उसके घटने की तारीख से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कोई सेल बिल काट दिया, और ये घटनाओं के पीछे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर घटना डॉक्यूमेंट से रिलेट करती है। जैसे मैंने एक सेल बिल काट दिया, उस सेल बिल को मैं एक घटना मानता हूं कि मैंने एक सेल करा, अब उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा अपने पास, उस सेल बिल के आधार पर रिकॉर्ड हो जाएगी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको कहते हैं मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल के विपरीत है कैश बेसिस, कैश आधार। तो अक्रूवल के अजम्पशन को समझने के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की नॉलेज की जरूरत है। तो पहले रेवेन्यू समझते हैं क्या है। रेवेन्यू है जो भी आ रहा है, यानी कैश आ रहा है, रिसीवेबल्स आ रहे हैं, जो भी प्राप्तियां होती हैं वो आ रहे हैं, और दूसरा कंसिडरेशन भी आ रहा है जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के कोर्स में आ रहा है एंटरप्राइज के बाद। जैसे सेल ऑफ गुड्स है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, उसमें भी आ रहा है। तो रेवेन्यू वो है जो आ रहा है और एक्सपेंसेस वो जो जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स ने एक क्लॉथ का मर्चेंडाइजिंग का काम शुरू किया। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ क्लॉथ मर्चेंडाइजिंग। उन्होंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए
और सामान खरीदा 50,000 रुपये का, मर्चेंडाइज खरीदा मतलब सामान खरीदा, उन्होंने बेच दिया ऐसा मर्चेंडाइज 60,000 रुपये में, 50,000 में खरीद के 60,000 में बेच दिया। कस्टमर्स ने उनको 50,000 कैश दिया और कहा कि 10,000 रुपये जल्दी ही दे देंगे। अब उनके पास जो रेवेन्यू आया है वो उनका रेवेन्यू है 60,000 रुपये। कैश तो 10 कभी 50 ही आया है, लेकिन रेवेन्यू उनका 60 है और क्लॉथ बिजनेस की ऑर्डनरी एक्टिविटी में ये रेवेन्यू आया है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और वो बिजली की सप्लाई के काम में 16 लाख रुपए उसने फ्यूल पे खर्च किया और वेजेस पे खर्च किया, और बिजली के बिल से उसको पैसा मिला 20 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के रूप में। तो ये भी रेवेन्यू है जो कि उसको दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू विच अरोज फ्रॉम द रेंडरिंग सर्विसेज से रेवेन्यू उसको मिला। उसके बाद मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया माली 1 लाख रुपए बिजनेस में, उस पर उन्होंने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की और उसको किराए पे उठा दिया सालाना 20,000 पे मिस्टर बी को, और 20,000 रुपये उनका रेवेन्यू आ रहा है। और ये 20,000 रेवेन्यू कैसे आ रहा है उनका? ये आ रहा है जो एंटरप्राइज के रिसोर्सेज दूसरे लोग यूज कर रहे हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं वो। दूसरी ओर एक्सपेंस जो है, अब लेट अस अंडरस्टैंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस जो है वो एक कॉस्ट है जो कि जो भी ऑपरेशन बिजनेस कर रहा है उसके अकाउंटिंग पीरियड में वो एक कॉस्ट आ रही है, या वो रेवेन्यू की कॉस्ट है। मतलब रेवेन्यू तब प्राप्त होगा जब कॉस्ट का खर्चा होगा, या जो भी बेनिफिट्स प्राप्त होंगे उस पीरियड में उसके लिए कोई कॉस्ट बेयर करनी होगी, वो एक्सपेंस कहलाता है। जैसे पहले एग्जांपल में मिस्टर एक्स ने 50,000 रुपये खर्चा किया था मर्चेंडाइज खरीदने के लिए, तो ये उनका खर्चा था। दिस इज द एक्सपेंस ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू के उनको मिला था 60,000 रुपये का, उसके लिए उनको उनकी कॉस्ट थी 50,000 रुपये की। दूसरा जो एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है उसमें 16 लाख रुपए का खर्चा किया था जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने यहाँ पे किया था फ्यूल और वेजेस पे। ऑल्सो जब भी कोई एसेट को इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी एक फाइनाइट लाइफ होती है बेनिफिट जनरेट करने के लिए। तो मान लीजिए कि कोई मशीनरी ए ने परचेज की थी जो तीसरे एग्जाम्पल में था, वो 10 साल चलेगी। अब 10,000 रुपये हर साल उसका खर्चा आ रहा है जो कि मशीनरी की कॉस्ट है, मशीनरी के कॉस्ट से रिलेटेड है वो जो भी खर्चा आ रहा है। तो कुछ देर के लिए आप अकाउंटिंग पीरियड का आइडिया भूल जाइए, हम तो कह रहे खर्चा आ रहा है ना। अक्रूवल का मतलब है कि अक्रूवल मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज दे आर अर्न। तो अक्रूवल को हम मीनिंग ग्रहण करें अक्रूवल शब्द का कि कितने रेवेन्यू है और कितने कॉस्ट है जो अर्न किए गए या इनकर किए। कॉस्ट इनकर किया जाता है, रेवेन्यू अर्न किया जाता है। और अक्रूवल मनी रिसीव या पेड नहीं है। अक्रूवल इज द रेवेन्यू अर्नड और इनकर्ड और द कॉस्ट इनकर्ड। अक्रूवल इज द रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड इट इज नॉट मनी रिसीव्ड और पेड। सो अक्रूवल का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम को मेजर करता है और एसेट्स और लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है। अक्रूवल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये देखता है कि इनकम कितनी आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर जेडी ने कपड़ा खरीदा 50,000 रुपये का और उसके लिए कैश दिया 20,000 रुपये, और उसके बाद उन्होंने 60,000 रुपये की सेल कर दी, लेकिन कस्टमर्स ने उनको अभी 50,000 रुपये ही दिए हैं। तो उनका रेवेन्यू कितना है अगर ये पूछा जाए? रेवेन्यू उनका है 60,000,
क्योंकि उन्होंने माल बेच दिया 60,000 रुपये का, 50,000 रुपये में रेवेन्यू नहीं है उनका, 50,000 रुपये तो कैश मिला उनको कस्टमर से, वो उनका रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू इज द 60,000 जो माल बेचा उन्होंने। अब यहां पे एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर उनका है 50,000, क्योंकि 50,000 का उन्होंने पेमेंट किया था कपड़ा खरीदने के, 50,000 का कपड़ा खरीदा था, तो 50,000 उनका एक्सपेंडिचर है। जबकि कैश उन्होंने केवल 20,000 दिया है, लेकिन 20,000 उनका एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपेंडिचर है उनका 50,000। इसलिए जो अक्रूवल का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ इस केस में, इस एग्जाम्पल में, जो उसका रेवेन्यू था वो 60,000 था और उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 50,000 था, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर करके उसका प्रॉफिट आ जा रहा है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज द प्रॉफिट। तो ये जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है ये फाउंडेशन है जिसपे आजकल का अकाउंटिंग का सिस्टम डेवलप किया गया है, ये नींव है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन जिसपे आजकल का सिस्टम डेवलप किया गया है। और इसके ऑल्टरनेटिव में जो कैश का सिस्टम होता है उसमें कैश जो प्राप्त होता है और कैश जो खर्चा होता है, कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेड, वही प्रॉफिट होता है। अब रेवेन्यू जो है कोई जरूरी नहीं कि कैश में हमेशा रियलाइज हो, कैश में भी रिसीव साइमल्टेनियसली, और कैश पहले भी आ सकता है, कैश बाद में भी आ सकता है। रेवेन्यू के आने से कैश पहले भी आ सकता है और रेवेन्यू आने के कैश बाद में भी आ सकता है। ऐसी एक्सपेंसेस की बात है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में सारे एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है रेवेन्यूज के साथ उस पीरियड के, और वही एक्सपेंसेस को लेना चाहिए जो उस पीरियड के हों और उनको मैच करना चाहिए उन्हीं रेवेन्यू से जो उस पीरियड के हों। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक्सपेंसेस ले लिया आपने ज़्यादा पीरियड के और रेवेन्यू ले लिया कम पीरियड का। जितने पीरियड का रेवेन्यू लिया उतने ही पीरियड के एक्सपेंसेस लेने चाहिए। यदि एक्सपेंसेस का जो पीरियड है वो रेवेन्यू के पीरियड से मैच करना चाहिए, इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर किसी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया गया है, इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, देन एक्सपेंसेस जो रिलेट करेंगे उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए वो भी रिकॉग्नाइज होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो घटित होते हैं और इनकम जो घटित होती हैं, तो ये एक्चुअल इनकम और जो एक्सपेंडिचर हैं ये कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो पे डिपेंड नहीं करते। और क्योंकि अक्रूवल सिस्टम ये मानता है, यही मैचिंग कॉन्सेप्ट भी मानता है, और इसलिए कुछ एडजस्टमेंट होते हैं कुछ आइटम्स के, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब पैसा आ गया लेकिन वो प्रीपेड है। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो कर दिए अभी लेकिन अभी एक्सपेंसेस में वो रिकॉर्ड नहीं हुए। इसी तरह से अनअर्न्ड और अक्रूड इनकम्स भी होती हैं। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक्सपेंस जो है वो हर इनकम को आइडेंटिफाई करेगा। कई बार ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या हर एक्सपेंस के साथ हम हर इनकम को जोड़ेंगे या उसके मैच करेंगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करेगा हर इनकम को। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं और कुछ टाइम बाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सेलिंग के खर्चे हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, लेकिन रेंट जो है और सैलरीज हैं वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते सेल्स से। In other words, periodicity concept has also been followed while applying matching concept.
यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते वक्त पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को भी फॉलो किया गया है, यानी मैचिंग को पीरियोडिसिटी के हिसाब से किया गया, यानी जो पीरियड लिया जा रहा है उसी पीरियड के साथ मैचिंग होगी। पीरियोडिसिटी इज इंपॉर्टेंट और मैचिंग पीरियड के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे पीके ने एक क्लॉथ का बिजनेस शुरू किया, मिस्टर पीके ने एक क्लॉथ का बिजनेस शुरू किया और उन्होंने 10,000 पीस खरीदे गारमेंट्स के, जो कि 100 रुपये पर पीस था, और उन्होंने 8,000 पीस जो है वो बेचे, क्योंकि 150 रुपये पर पीस बेचे, जो कि अकाउंटिंग पीरियड था 12 महीने का, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक। मिस्टर पीके ने शॉप का रेंट दिया 11 महीने का और 8 लाख रुपए पेमेंट किया गारमेंट्स के सप्लायर्स को, और उनको 10 लाख रुपए कस्टमर से मिला। अब देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में अप्रूवल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है वो एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दे रहा है, जिस टाइम फ्रेम में हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन मेजर करेंगे, जिसका हमको आकलन करना है। यहाँ पर ये जो पीरियड है ये जनवरी से दिसंबर 2015 का पीरियड है, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिक्स हो रहा है, और इसलिए जो भी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस हम मेजर करेंगे और जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम एसरटेन करेंगे वो 31 दिसंबर की तारीख में करेंगे, और जो भी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस मेजर करेंगे वो 2015 साल के लिए करेंगे, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब यहाँ पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑपरेट करेगा, वो रेवेन्यू को मेजर करेगा कि 12 लाख जो है रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि 8,000 पीस यहाँ पे बिक रहे हैं 150 रुपये के रेट पे, उससे 12 लाख रुपए का रेवेन्यू आ रहा है 2015 में। और अगर उसको कैश मिला भी 10 लाख रुपए यहाँ पे कस्टमर से, तो वो 10 लाख रुपए रेवेन्यू नहीं है। एंड उसी तरह से एक्सपेंसेस जो हैं उसी हिसाब से मेजर किए जाएंगे, क्योंकि शॉप रेंट उसने खर्चा किया 12 महीने का, और वो एक्सपेंस आइटम है, वो 36,000 बनता है। और हालांकि उसने दिया तो 33,000 ही रुपये है कैश में, उसने शॉप रेंट 3,000 पर मंथ के हिसाब से 11 महीने का दिया था, लेकिन जब हम बुक करेंगे एक्सपेंडिचर तो 36,000 का बुक करेंगे, क्योंकि वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को लगा के अक्रूवल कॉन्सेप्ट के साथ ये बुक होगा। अब ये जो 10,000 रुपये उसने जो खर्चा 10 लाख रुपए जो उसने खर्चा किया है, क्योंकि उसने 10,000 पीस गारमेंट के खरीदे थे 100 रुपये पर पीस के हिसाब से, क्या ये परचेज होना चाहिए? क्या ये एक्सपेंसेस फॉर परचेज माना जाना चाहिए? या should the accountant treat 10 lakh as the expenditure for purchase and should he treat 1,64,000 as profit? क्या उसको ऐसे लेना चाहिए कि 12 लाख रेवेन्यू हुआ, मर्चेंडाइज 10 लाख, रेंट उसने दिए 36,000, कुल मिला के 10 लाख में ये 36,000 जोड़ दिया, 10 लाख 36,000 हो गया, और इसको 12 लाख से माइनस किया तो 1,64,000 उसका प्रॉफिट हो गया। क्या उसको ऐसा लेना चाहिए? आंसर इज नो। आंसर इसलिए नो है क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैचिंग प्रिंसिपल लगा के लिंक करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमको प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू में से बस एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, दैट्स ऑल। जो भी हमने एक्सपेंडिचर लिया था वो हमको माइनस करना रेवेन्यू में से। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो एक मिसकंसेप्शन हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे पीरियोडिक प्रॉफिट इक्वल टू पीरियोडिक रेवेन्यू, यानी उस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो बराबर है उस पीरियड के रेवेन्यू से माइनस उसके मैचिंग एक्सपेंडिचर्स। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से जो एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे, जो खर्च किए जाते हैं उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ये तय करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ था। और दिए गए एग्जाम्पल में, इन द गिवन एग्जाम्पल, रेवेन्यू जो है वो केवल 8,000 पीस गारमेंट का है। सो जो कॉस्ट है 8,000 पीस
गारमेंट की ही वही एक्सपेंसेस में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 12 लाख जो है वो रेवेन्यू है 8,000 पीस का, और जब हम एक्सपेंडिचर लेंगे वो भी हम 8,000 पीस के लिए लेंगे, हम सारे पीस जितने खरीदे थे उनका नहीं लेंगे। और उसके बाद फिर शॉप का रेंट यहाँ पे माइनस करेंगे, तो कुल मिला के ये 12 लाख में से 8,36,000 माइनस हुआ, 3,64,000 फ़ायदा हुआ। यहाँ पे हम 1,64,000 फ़ायदा लगा रहे थे क्योंकि हम 10 लाख के हिसाब से ले रहे थे, लेकिन सारा माल थोड़ी बिका है। तो अब हम एसेट्स देखेंगे, 2,000 पीस उसके पास इन्वेंट्री पड़ी है, ये 2 लाख हो गया, और रिसीवेबल पैसा उसके पास है 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो उसको अभी प्राप्त होना है, इस तरह से। और कैश जो है उसके पास वो 10 लाख रुपए आया था, माइनस उसने जो खर्चे किए वो हटाते हुए 8,33,000 का खर्चा है, तो हटाते हुए 1,67,000 का कैश उसके पास बचा हुआ। इन तीनों को जोड़ के हमारा 5,67,000 बच गया, और मतलब ये हमारे बेसिकली एसेट्स हो गए। 2 लाख की इन्वेंट्री, 2 लाख के रिसीवेबल्स, और 1,67,000 का हमारे पास कैश बचा हुआ। ये हमारे एसेट्स हो गए। और हमारी लायबिलिटी जो है वो है इतना पेएबल है, इतना एक्सपेंडिचर अभी खर्चा करना पेएबल है, और ये कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था उसमें प्रॉफिट में से निकल के आ रहा है, प्रॉफिट भी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो इस तरह से वो ये टोटल 5,67,000 बन गया। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज जो है इस तरह से बराबर हो गए। तो अगर हम इस तरह से देखें तो अक्रूवल, मैचिंग और पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट जो हैं वो इनकम को मेजर करने में साथ साथ काम करते हैं, और एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकग्नाइज करने में ये प्रिंसिपल्स साथ साथ काम करते हैं। इनका प्रिंसिपल्स का साथ साथ एक साथ ही इनका इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, और अगला सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस हैं। We'll complete it tomorrow, and with that we come to the end of this session.